ने कहा था। तो कमीशन ने एक बहुत विस्तृत उसमें व्यवस्था की कि जो भी लोग डेड हैं और जो भी लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो टोटल जो 16.7 लाख डिलीशंस किए हैं, उसमें से 6.3 लाख जो हैं वो है लोग जिनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई, और प्लस 2.3 ऐसे हैं जो कि रिपीटेड हैं और 8 लाख के करीब शिफ्टेड हैं। सो एक एक का हिसाब पॉलिटिकल पार्टीज को भी उपलब्ध है, हर स्टेज पर वो इलेक्टोरल रोल बनाने के क्रम में शामिल रहे हैं। अभी भी कोई चीज़ छूट गई है तो पॉलिटिकल पार्टीज हमें सीओ साहब को या अपने कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को बता देते हैं। इलेक्टोरल अपडेशन का प्रोसेस पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है और अभी भी कोई कमी है तो उसको पूरा किया जा सकता है। अगर यूथ की बात करें तो इन यूथ की किस प्रकार से संख्या बढ़ी है, मैंने बताया था आपको, और ये क्यों बढ़ी, क्योंकि 587 जगह में इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब के माध्यम से एक सघन अभियान चलाया गया और 7.79 लाख फर्स्ट टाइम वोटर्स 2024 में ऐड हुए, और जिसमें से, और इसके अतिरिक्त अगर 20 से 29 में देखें तो करीब करीब 14.5 लाख वोटर्स ऐड हुए। और चूंकि परिवर्तन किया है आयोग ने कि आप 1 जनवरी को अगर 18 साल के हो रहे हैं, उससे पहले भी अगर आप 2024 वर्ष में कभी भी 18 साल के हो रहे हैं तो एडवांस एप्लीकेशंस दे सकते हैं। तो हमारे पास में 74,000 ऐसी भी एप्लीकेशंस आई हैं जो अभी 18 की नहीं हुए लेकिन इसी साल में 18 होने वाले हैं, और उसमें से जितने लोग 1 जनवरी और 1 अप्रैल के बीच में 18 साल के हो जाएंगे उनको भी हम कार्ड पहुंचाएंगे और उनको भी वोटिंग की सुविधा मिलेगी। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्टोरल रोल में किसी के लिए भी छूटे नहीं, कोई भी मतदाता हमारा नहीं छूटे। तो जो खास तौर से डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, उसका भी प्रयास था कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, जो कि बिहार में 5 हैं, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, बिरहोर और कोरबा, इनका भी हमने 100% एनरोलमेंट किया है, और जब चुनाव होंगे तब भी ये प्रयास होगा कि इनको हम पूरे लेके आएँ। और इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग फिगर ये है कि अगर उनकी टोटल नंबर 7631 है तो उसमें 18 प्लस का जो एनरोलमेंट है वो 3237 है, जो कि सबको भागीदारी चुनावों में मिले, इसके लिए एक प्रयास है। अगर मतदान केंद्रों के बारे में मैं आपको बताऊं, अभी तक वोटर लिस्ट के बारे में बताया, तो टोटल 77,392 पोलिंग स्टेशंस हैं और अधिकांश रूरल हैं, जिसमें से 66,331 रूरल हैं। इनमें से करीब करीब 40,000 बूथ्स पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था की जाएगी। ये भी पॉलिटिकल पार्टीज की एक डिमांड थी, तो इससे भी हमारा मैनेजमेंट करना बहुत आसान होगा। पीडब्ल्यूडी मैनेज 40 बूथ होंगे और यूथ मैनेज 76 बूथ होंगे, और ऐसे भी 243 बूथ होंगे जहां सिर्फ महिलाएं ही पूरे के पूरे बूथ का नियंत्रण और संचालन करेंगी। फ्रेंड्स, सभी बूथ्स पे जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ हैं वो रहेंगी, यानी टॉयलेट, रैम्प्स, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, व्हील चेयर, ये सभी बूथ पे रहेंगे ताकि आने जाने में सबको सुविधा रहे। सबसे पहली बार बिहार में, अगर आपको याद हो तो 2020 का जब इलेक्शन हुआ था कोविड के दौरान, उस समय भी मुझे आने का मौका यहाँ मिला था एज इलेक्शन कमिश्नर, तो उस समय पहली बार ये व्यवस्था शुरू की थी कि घर में जो वेरी सीनियर सिटीजन्स हैं उनके जाके वोट लाया जाए, और अब ये व्यवस्था पूरी कंट्री में लागू है और इस इलेक्शन से पूरे देश में ये व्यवस्था लागू हो गई है। पहला प्रयास यहीं हुआ था इसका। तो इसमें क्या है कि आप जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ हैं वो फॉर्म 12D है जो अनाउंसमेंट के 5 दिन के अंदर वो भर सकते हैं, और जिनकी भी 40% से अधिक की डिसेबिलिटी है उनको घर जाके हम वोट लेंगे। बाकी इसके अतिरिक्त उनको अगर नहीं, बहुत सारे लोग नहीं लेना चाहते घर से वोट, वो बूथ पर आना चाहते हैं, और हम भी व्यवस्था कर रहे हैं उनके लिए कि उनको अलग से लाइन मिले, उनको व्हील चेयर मिले, और ऐसा मौका मिले कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटी जब बूथ पे आएँ और हम सब उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटेशन दें, तो सोसाइटी में भी एक एग्जाम्पल सेट हो। यानी अगर बूथ पे हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं,
उनको इक्विटी दे सकते हैं, तो बाकी भी समाज में फिर रेलवे स्टेशन पर, एयरपोर्ट पर, मार्केट में हर जगह उनको सुविधा मिलनी चाहिए। ऐसा एक प्रयास हमारा है कि ये चीज़ हम एस्टेब्लिश करें। सिमिलरली बुजुर्गों के लिए भी हमारे जो ओल्ड एज के जितने भी वोटर्स हैं जो हमारे लिस्ट में शामिल हैं, उनको भी हम घर जाकर वोटिंग की सुविधा प्रदान करेंगे। और जब वोटिंग होगी तो साथ में एक टीम जाएगी जो वीडियोग्राफी भी करेगी, और पोलिंग कैंडिडेट को भी इजाज़त है कि वो साथ में अपने लोगों को भेज सकते हैं। लास्ट माइल तक भी हम लोग पहुंचेंगे। ये जस्ट कुछ ग्लिम्सेस हैं, यानी जहाँ भी बूथ्स हैं, चाहे दियारा में जाना हो, चाहे बोट से जाना हो, कोई भी वोटर छूटे ना, ये हमारा प्रयास रहेगा। और आपके माध्यम से हम ये सबसे गुजारिश करेंगे, अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि वो वोट देने जरूर आए। जब हम इतनी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई भी छूटना नहीं चाहिए। अब एक अपेक्षा भी है कि हम पूरे इलेक्शंस को बिल्कुल इंड्यूसमेंट फ्री, मनी पावर से दूर रखें, किसी भी प्रकार की क्लटरिंग और किसी भी प्रकार के गलत चीज़ें ना होने पाएँ। तो एक एप्लीकेशन है जिसको आपके सहयोग से हम सबके साथ तक पहुंचाना चाहते हैं। इसका नाम है सी विजिल, यानी विजिलेंट सिटीजन। अगर आप जागरूक हैं तो आप कोई भी शिकायत है किसी भी बूथ के बारे में, किसी पार्टी के बारे में, किसी कैंडिडेट के बारे में, तो अगर आप उसकी कोई टेक्स्ट लिख के, या कोई गलती हो रही है तो फोटो खींच के, या आप अगर हमें भेज देंगे इस ऐप पर, तो आपका जो कहाँ लोकेशन है ये हम अपने से ले लेंगे, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आपका हम अपने से ले लेंगे। और जो भी नियर बाई हमारी वो होगी वैन, एसएसटी होगी, कोई एफएसटी होगी, कोई सेक्टर मजिस्ट्रेट होंगे, 2 किलोमीटर में तो कहीं ना कहीं होंगे, उनको हम 100 मिनट के अंदर अंदर वहाँ भेज के उसकी इंक्वायरी करा के पोस्ट करेंगे वेबसाइट पर कि क्या विषय था, उस पर क्या हमने किया, वो सही था, गलत था, पार्शियली सही था, और उस पर कमीशन ने ये काम किया। इसका बहुत लाभ मिला है, और बिहार सीओ भी इसके बारे में एक सचेत कैंपेन चला रहे हैं ताकि सिटीजन्स भी, नागरिक भी, और बिहार में तो पॉलिटिकली नागरिक जागरूक हैं, तो वो गलतियां होने से रोकें। इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। जो पॉलिटिकल पार्टीज ने कहा था कि हमें बराबर की सुविधा मिलनी चाहिए, यानी अगर हम किसी चीज़ को मांगते हैं तो हमें पहले मिले, दूसरे को ना मिले, जो पहले मांगे उसको मिले, तो उसके लिए एक सुविधा पोर्टल की व्यवस्था है। तो जो भी कैंडिडेट या जो भी पॉलिटिकल पार्टी इस सुविधा पोर्टल पर पहले किसी एंटाइटलमेंट को अप्लाई करेंगे, उनको पहले मिलेगा, दूसरे को बाद में मिलेगा। तो एग्जाम्पल, यानी वो एक ग्राउंड उन्होंने कहा कि हमें चाहिए, एक्स पार्टी ने कहा और वाई ने उसके बाद कहा, तो एक्स को पहले मिलेगा। इसी तरीके से वोटर्स के मदद के लिए भी एक हेल्पलाइन है, जिसको आप अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको बहुत सुविधाएं और बहुत जानकारी उसमें मिलेगी। बीएलओ कौन है, पोलिंग स्टेशन कौन है, आपका कैंडिडेट कौन है, चुनाव का परिणाम क्या है, नए सर्कुलर्स क्या हैं, हर चीज़ इसमें देखने को मिलेगी। आप अपना नंबर डालें, आपको अपना एपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल नंबर उसमें लिंक्ड है तो। फ्रेंड्स, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है, वो है नो योर कैंडिडेट, KYC। आप किसको वोट देने जा रहे हैं उसको जानने की राइट पब्लिक का है। यू हैव ए चॉइस सो दैट यू टेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। तो KYC में क्या आपको जानने को मिलेगा कि किसी भी कैंडिडेट की कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। अगर किसी कैंडिडेट की क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इस पर आपको मिलेगी। साथ ही साथ प्रत्येक ऐसे कैंडिडेट को जिसकी क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसको 3 बार न्यूज़पेपर्स में ऐड देना पड़ेगा कि उनकी क्या क्रिमिनल बैकग्राउंड है, और टीवी में भी देना पड़ेगा। और इस वेबसाइट पर, इस जगह पर भी आपको ये जानकारी मिलेगी। तो ये आप इन्फॉर्म्ड वोटर के रूप में इस जानकारी को प्राप्त करें और अपना बिल्कुल मन बनाएं कि किसको आपको वोट देना है। जानना, आप तक सुविधा और जानकारी पहुंचाना हमारा काम है। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं ये आपके वोटर का कार्य है। अगर इलेक्टरल पार्टिसिपेशन कैसे बढ़े, आपको ये बहुत अच्छी फिगर नहीं है। बिहार में जो जनरल इलेक्शन में वोटर पार्टिसिपेशन था वो 57.33% था। ये नेशनल एवरेज 67% से 10 परसेंटेज पॉइंट कम था। और ये भी एक आयरनी है कि इतनी जागृत स्टेट में ये सेकंड लोएस्ट था पूरी कंट्री में। JNK वाज लोएस्ट एट 45%,
बिहार वाज 57%। सो हमारी अपेक्षा है इस बार प्रयास है बहुत कि हम यहाँ वोटर की परसेंटेज को, वोटिंग की परसेंटेज को बढ़ाएं। तो कैसे बढ़ाएंगे? हमने ऐसी 75% टोटल अर्बन एसीज ऐसी हैं जिसमें वोटर टर्नआउट बहुत लो है। पटना साहिब वन ऑफ द मेन प्लेसेस है जिसमें बहुत कम है। 31 एसीज ऐसी हैं जो 9 डिस्ट्रिक्ट्स की जो आइडेंटिफाई की गई हैं। तो कहने का मतलब है कि हमने एक प्रोग्राम बनाया है, टारगेटेड इंटरवेंशन प्लान, जिसमें हम बूथ तक गए हैं कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी स्टेट एवरेज से नीचे है और उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के कौन कौन से बूथ स्टेट एवरेज से या डिस्ट्रिक्ट एवरेज से नीचे हैं। यानी एक जैसी चीज़ सारे डिस्ट्रिक्ट में चले ये नहीं है, जगह जगह में क्या परेशानी है, क्यों लोग नहीं आ रहे हैं, इसके लिए एक बहुत सघन प्रयास किया गया है। और मुझे उम्मीद है कि जो इलेक्टरल रोल्स की प्योरिटी बढ़ी है, जिन लोगों को नहीं रहना चाहिए था जो हटे हैं, और जितने नए लोग जुड़े हैं जिसमें से यंग लोग जुड़े हैं, तो ये वोटिंग परसेंटेज निश्चित रूप से बढ़नी चाहिए। और पुनः आपके माध्यम से दोबारा अनुरोध करना चाहता हूँ कि सब लोग वोट देने के लिए जरूर आएँ। फ्रेंड्स, अब मैं पोलिंग स्टेशंस के बारे में बताया, मैंने आपको वोटिंग के बारे में बताया, मैं आपको इसको मनी पावर्स को कैसे हम लोग रोकेंगे, इंड्यूसमेंट फ्री कैसे इलेक्शंस को करेंगे, उसके बाद में बताऊंगा लॉ एंड ऑर्डर में कैसे करेंगे। इन 4 वर्टिकल्स में आपसे चर्चा करने वाला हूँ। तो एक इलेक्शन सीजन मैनेजमेंट सिस्टम हमने बनाया। इस पर जितनी भी स्टेट की और सेंटर की एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो सब हमारे इस सिस्टम पे आना शुरू हो गई हैं और जिस दिन तक अनाउंसमेंट होगा उस दिन तक सब आ जाएंगी। जितने भी अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं उन पर स्ट्रिक्ट विजिल करने का डायरेक्शन दिया गया है। पुलिस इंटर चेक पोस्ट हैं करीब जो यहाँ वर्णन दिया हुआ है मेरा 279, जिसमें इंटर चेक पोस्ट हैं 112 और स्टेट एक्साइज की 79। इन सबको आपस में मिलके काम करने के लिए स्पष्ट हिदायत दी गई है। और ये भी कहा गया है कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसमें चाहे फेक करेंसी हो, चाहे लीकर हो, चाहे लोगों का आना जाना हो, चाहे आर्म्स हो, स्टेट पुलिस, एसएसबी और सबको बहुत ही सघन तरीके से काम करना है। एंड दे विल बी अंडर स्ट्रिक्ट वॉच ऑफ द कमीशन दैट फ्रॉम दिस बॉर्डर nothing is kind of no compromise takes place on this border. अगर हमने इतनी सारी एनफोर्समेंट एजेंसी से बात की, आज सुबह उनके साथ मीटिंग की, जिसमें स्टेट पुलिस, स्टेट एक्साइज, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, रेवेन्यू इंटेलिजेंस, कस्टम्स, एयरपोर्ट, सीआईएसएफ, एयरपोर्ट अथॉरिटी, स्टेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकिंग, रेलवेज। तो आप सोचेंगे कि इनको कहा क्या, इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, तो उनको क्या डायरेक्शंस दी गई हैं? तो डायरेक्शंस दी गई हैं कि जिसका जो भी कार्य है मनी पावर को वो लोग बिल्कुल रोकने का काम करेंगे। आप अवगत हैं कि जो पीछे 11 इलेक्शंस हुए हैं उसमें बड़ी मात्रा में लोगों ने, इन्हीं एजेंसीज ने काम करके मनी के दुरुपयोग को रोकने की भरपूर चेष्टा की है टू द एक्सटेंट ऑफ अराउंड 3,500 करोड़। लीकर, कैश और फ्रीबीज, इसके बारे में इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शंस रखने के लिए कमीशन पूरी तरीके से सजग है और इनको कहा गया है कि इस विषय में जो जीरो टॉलरेंस हम लोग रखते हैं। ये भी कहा गया है कि लीकर के बारे में जो भी यूपी बॉर्डर से या कहीं से भी शराब आ रही है उसमें छोटे लोगों को तो वो जो लेके आ रहे हैं उनको तो पकड़ रहे हैं, बट पीछे जाएं जो उनके किंग पिन्स हैं, बड़े लोगों को पकड़ें जो इसमें ऑर्गेनाइज तरीके से माफिया में लगे हुए हैं। बैंकों को निर्देश दिया गया है कि जब भी कैश को बैंक टू बैंक ट्रांसफर करेंगे तो वो सुबह और 10 और 5 के 6 के बीच में जो निर्धारित टाइम है उसी में करेंगे। उनकी जो गाड़ियां, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई इलीगली कैश लेके जाना शाम को शुरू कर दे, कोई पुलिस व्हीकल में या एम्बुलेंस में या बैंक की गाड़ी में ले जाना शुरू करे कैमोफ्लॉज करके। इसके लिए उनको सख्त हिदायत दी गई है। एयरपोर्ट पर और हेलीपैड्स, जितने भी इस राज्य में हेलीपैड्स हैं और एयरपोर्ट्स, इन पर सघन निगरानी होगी और सघन इस पर जांच की प्रक्रिया अभी से शुरू हो जाएगी ताकि बाहर से आने वाले या यहाँ से बाहर जाने वाले लोग कैश या इलीगल चीज़ों को ना ले जा सकें। जितनी भी इंटेलिजेंस है वो सब आपस में ये लोग शेयर करेंगे और कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम करेंगे और वीकली रिपोर्ट ऑफ सीजर्स दे विल स्टार्ट गिविंग टू अस। ये तो सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज की बात थी। डीएम्स और एसपीज को भी, कलेक्टर्स को और एसपीज को भी बहुत सख्त निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहला निर्देश है उनको जनरल सबके लिए कि हमारा मेन उद्देश्य है और मेन कर्तव्य है
कमीशन का भी और उनका भी, कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक समान सुविधा और लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर किसी भी डिस्ट्रिक्ट में लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब करेंगे तो उन पर कार्रवाई होगी, ये उनको बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया। और अपने नीचे जितने लोग हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के नीचे, एसपीज के नीचे, डीएम्स के नीचे, चाहे वो अंचल स्तर के हों, ब्लॉक स्तर के हों, एआरओज हों, एसडीएम्स हों, डीएसपीज हों, उनको संभालना उनका काम है। हम कलेक्टर्स को और एसपीज को रिस्पॉन्सिबल मानेंगे अगर कहीं भी लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होगी। पार्टीज ने कहा था हमसे कि हमें सिंगल विंडो क्लियरेंस दिया जाए, बहुत जगह दौड़ना पड़ता है, तो ये व्यवस्था डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में उनकी एप्लीकेशन लेने की उपलब्ध कराई जाएगी। ये उनको मैं जवाब दे रहा हूं आपके माध्यम से। उन्होंने ये भी कहा था कि हमें 5 गाड़ियां मिलती हैं, तो 5 गाड़ियां वास्तव में कम है, उनको अब 14 तक गाड़ियां मिल सकती हैं। उनकी तो मांग डबल करने की थी, लेकिन हमारा एक फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम देते हैं, तो अब वो 14 तक गाड़ियां उनको यहाँ से मिल सकती हैं। ये भी एक उनकी मांग थी कि एपिक जो हैं वोटर कार्ड सबको मिल जाएं। तो ये वोटर कार्ड 99% वोटर कार्ड्स जो हैं हमने कहा है, और ये बात भी सब जगह डिस्ट्रीब्यूटर्स से और पोस्टल डिपार्टमेंट से हुई है। मार्च के 10 तारीख तक देर से देर, इलेक्शन से पहले निश्चित रूप से सबको वोटर कार्ड्स जिनके बने हैं वो मिल जाएंगे। एक और डिमांड थी उनकी कि जहां तक हो पोलिंग पार्टीज को पोलिंग स्टेशंस पे ज़्यादा सीएपीएफ दिलाया जाए। तो ये सीएपीएफ उनको हम जहां तक है हर पोलिंग स्टेशन और जितने भी वल्नरेबल पोलिंग स्टेशन में सब में दिलाएंगे। अगर कोई भी इम्पर्सोनेशन होता है तो इम्पर्सोनेशन को 2 वोट नहीं डाल सकता कोई व्यक्ति। अगर कहीं कोई इम्पर्सोनेशन की शिकायत आएगी उस पर क्रिमिनल एक्टिविटी साथ की साथ होगी, ऐसा सबको डायरेक्शंस दिया गया है। नेक्स्ट, पोस्टल बैलेट की भी काउंटिंग पहले की जाएगी जो उनकी मांग थी, और ईवीएम के बारे में उन्होंने कहा था कि हमें नंबर बताया जाए। ईवीएम का जब भी मूवमेंट होगा, जब भी फर्स्ट लेवल चेकिंग हो चुकी है, जब भी सेकंड लेवल रैंडमाइजेशन होगा, फर्स्ट लेवल रैंडमाइजेशन होगा, हर समय पे पॉलिटिकल पार्टी या उनके कैंडिडेट्स मौजूद रह सकते हैं, उनको इनवाइट किया जाएगा ताकि उनके सामने में सब कुछ हो। और हर नंबर किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने नंबर की मशीन्स, कितने से कितने नंबर की मशीन्स गई हैं और किस बूथ पर कितने से कितने नंबर की मशीन है, इस सब की भी सूचना उन सबको दी जाएगी ताकि अगर वो चाहें तो काउंटिंग के समय में मिला सकें। भाई ये हमको बताया गया था कि ये वाली हमारे बूथ पर मिलेगी, पहले चेक कर लेते हैं ये बूथ पर नंबर है कि नहीं है। हमारे सामने में इसमें सिंबल डाले गए थे इस नंबर में, हम चेक कर लेते हैं कि नहीं है, फिर काउंटिंग के समय भी चेक कर लेते हैं। दिस विल ऑलवेज बी अवेलेबल। जितने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, सीनियर सिटीजन्स और गर्भवती महिलाएं, उनको उनकी जो मांग थी उनके लिए विशेष अभियान, विशेष प्रबंध रहेगा। एक जनरल वोटर के बाद 2 पीडब्ल्यूडीज और उसके बाद 4 सीनियर सिटीजन्स और गर्भवती महिलाओं को एंट्रेंस दी जाएगी, तो 1:2:4 के माध्यम से। तो जो बैठने की जगह है, जो रैंप है और जो व्हील चेयर है वो तो मिलेगी, लेकिन इनको वोटिंग में भी प्राथमिकता मिलेगी। सभी जो कर्मी हैं, जो पोस्टल, जो हमारे इलेक्शन के वर्क में लगेंगे, उनको फैसिलिटेशन सेंटर एक बनाया गया, उसी पर डाक पत्र डालना पड़ेगा। पहले उनको घर ले जाते थे और फिर बाद में चलता था, वो पोलिंग काउंटिंग के दिन तक डाल सकते थे। ये व्यवस्था चेंज कर दी गई है, उनको यहीं डालना होगा अपनी जगह में। फर्जी सभी डिस्ट्रिक्ट्स अभी से जितने भी नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं और जितने भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स हैं, हिस्ट्री शीटर्स हैं, उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे। और आप लोग निश्चित रूप से देखेंगे कि अगले 15-20 दिन में, 10 दिन में ये इस पर सघन अभियान चला के लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर उन पर हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी। फर्जी खबरों का भी एक बहुत बोलबाला आजकल चलने लगा है, तो इसके लिए सभी डिस्ट्रिक्ट्स में सोशल मीडिया सेल लागू हैं। विभाग को कहा गया है कि वो एक नोडल अफसर अपॉइंट होना होता है आईटी एक्ट के अंडर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंडर में, वो अपॉइंट करें। और अपॉइंट करने के बाद जो आपत्तिजनक मटेरियल है उस पर ना खाली उसको टेक डाउन करें, ना उसको ब्लॉक करें, बल्कि जिस किसी केस में ऐसी रूमर्स फैलाई जाए, वहाँ जिस कानून के अंतर्गत आते हैं उन पर लीगल भी कार्रवाई करें। ये ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी डाल दें और उसके बाद में उसके लिए जिम्मेदार ना हो, उससे भावनाएं भड़काने की कोशिश ना हो और गलत रूमर्स ना फैलाई जाएं। जितने राजनीतिक विज्ञापन होंगे
उनकी भाषा और उनके कंटेंट को एमसीएमसी की टीम्स क्लियर करेंगी। सो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं, मुस्तैद हैं कि आप सबको एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ दें और जो इतनी जो लोकतंत्र की जननी है उस जगह में एक बहुत ही मॉडल तरीके से चुनाव हो, कम शोर शराबा, कम मनी और कम मसिल टेंशन के साथ में। आपके माध्यम से पुनः सभी मतदाताओं से एक बार पुनः अनुरोध है कि जरूर आएं वोट देने के लिए। और फ्रेंड्स, आपके माध्यम से हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मीडिया चुनाव आयोग के हर कदम पे साथ होता है, यानी आपको और पॉलिटिकल पार्टीज को और वोटर को एक ट्रांसपेरेंसी अभियान के तहत हर जगह जाने की छूट होती है। अब यू आर अवर एलाइज, नेचुरल एलाइज। तो आपके माध्यम से फिर से मैं ये कहना चाहता हूं कि वोट देने के लिए जरूर आए। धन्यवाद। Thank you, sir, for those detailed remarks. We'll be having a question and answer session for around 5 to 10 minutes as the commission has a flight to catch. I request all of you to be brief. Please be seated. Just put your hands up and then I'll come to you. First I'll go to the gentleman behind you, then you can ask the question. Yeah. Thank you. I am Kauslendra Mishra from Hindustan newspaper. सर, ये पॉलिटिकल पार्टियों ने आपके सामने बातें रखी थी जिसमें कहा था कि सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट यूएनआई पटना। मेरा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से सवाल है कि उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि बिहार लोकतंत्र की जननी है, और ये आपको भी मालूम है जब पिछली बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में अरोड़ा साहब आए थे पटना 2020 का कोरोना पैंडेमिक के समय में, तो बिहार को ये भी गौरव प्राप्त है कि कोरोना पैंडेमिक में पूरे वर्ल्ड में बिहार में सबसे पहले चुनाव हुआ था। तो हमारा आपसे ये सवाल है कि कई पार्टियां आपसे मिल चुकी हैं, तो सबसे पहले है कि अभी जो भी इलेक्शन होता है तो इलेक्शन का क्रेडिबिलिटी और सेंसिटी अगर मेंटेन रहे तो सबसे बड़ी बात है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। तो बराबर ये सवाल आ जाता है ईवीएम पर, और फिर से एक सवाल आ रहा है ईवीएम पर
कि प्रधानमंत्री जी 370 प्लस की दावा करते हैं, तो बहुत से पार्टियां ने उठाया ये सवाल कि फिर भी लगता है कि ईवीएम का टेम्परिंग की बात है इंटरनल वे में। तो इस तरह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो पहले थे अरोड़ा साहब, उन्होंने कई बार इसका प्रयास किया था कि ईवीएम की क्रेडिबिलिटी बनी रहे। आप अपने कार्यकाल में और अभी लोकसभा चुनाव के पहले आप क्या इसके लिए करेंगे कि ईवीएम की क्रेडिबिलिटी पर कोई डाउट ही ना हो, कोई इस पर सवाल ही ना हो, और ये विवाद जो हर कुछ दिन पर उठता रहता है, ये विवाद जो है सो सदा हमेशा के लिए सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए। एक सवाल। दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर एक अच्छा निर्णय लिया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड को उन्होंने एक तरह से कह दिया कि बिल्कुल गैर कानूनी है और इसको ख़त्म कर दिया एक तरह से, और आदेश भी है एसबीआई को कि भाई आप वेबसाइट पर डिटेल्स जारी कीजिए, और वो पैसा आपका इलीगल पूरा डिक्लेयर कर दिया गया, तो जो पैसा आपने प्राप्त किया, जो पार्टियां ने पैसा प्राप्त किया, वो भी इलीगल हो गया। आप बहुत अच्छा अभी आपने कहा कि पैसा का मिसयूज ना हो, पैसा का दुरुपयोग ना हो, तो आप जो स्टेट बैंक की बात, जो बैंक की आप बात करें, एक सेकंड, We got a question. ठीक है, एक we'll answer. Thank you. हाँ, बैंक मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ ना? No, we just got your questions. Thank you. We'll just give answer. अच्छा, अब आपके आंसर का इंतजार करो, उसके बाद मैं सवाल करूँ। सवाल आप कर चुके हैं। एक सवाल, हो गया भाई सवाल। एक सवाल, वन मोर क्वेश्चन। ये जो बिहार में जो बात है कि ये जो सिंपल बात है कि वीवीपैट स्लिप को दिखा दिया जाए ताकि लोग आश्वस्त रहे, छोटा सा बात है, तो ताकि हमने जिसको वोट दिया वो कम से कम उस पार्टी को वोट दिया। ठीक है, थैंक यू। जो विल टेक वेट। मैं इसका उत्तर दे देता हूं पहले, उसके बाद एक राउंड और ले लेंगे, उतना टाइम है। पहला प्रश्न था, मैं बीच में से ले लेता हूं, फेज कम करें, एक प्रश्न ये था। तो देखिए, फेज का जो निर्धारण होता है वो पूरे देश के लिए एक साथ करना पड़ता है। तो निश्चित रूप से प्रयास यही होता है कि कम से कम फेज में किया जाए, लेकिन उसमें साथ में ये भी देखना है कि पूरे देश में छुट्टियां कितनी हैं, एग्जाम्स कितने हैं, वेदर कैसा है, फोर्सेस का मूवमेंट किस प्रकार का है। तो वो सब मिला के हम ये कोशिश जरूर करेंगे कि कम से कम हो, लेकिन वो कम से कम की परिभाषा को अगर बहुत बृहत रूप में देखा जाए तो वो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट इतनी बड़ी कंट्री है, उसको मिला के सारे फैक्टर्स को देख के हम निश्चित रूप से प्रयास करते हैं और करेंगे भी। देन बिना प्रलोभन के लोग वोट कर सकें, यही तो हमारा सारा प्रयास है, बिना प्रलोभन के कर सकें। केवाईसी का मैंने ऐप दिखाया आपको, सीविजिल का ऐप दिखाया, जितनी सारी डायरेक्शंस पूरे के पूरे सेंट्रल एजेंसीज, स्टेट एजेंसीज को दी गई हैं, और आप खुद देखेंगे जब ये अभियान शुरू होगा तो किस तेजी से ये काम आगे बढ़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन वन वोट लिस्ट, ये तो एक कमेटी है, उसके दायरे में है। हमारा कार्य है कि हम जो संविधान में जो भी निर्धारित प्रक्रिया है उसके अनुसार चुनाव करा के आपको संपादित करें, वो हम करते रहेंगे। लास्ट मुद्दा जो है वो बेसिकली ईवीएम और ईवीएम की पर्ची और वीवीपैट की काउंटिंग के बारे में ही ज़्यादा 3-4-5 आप लोगों ने कहा है। तो हर चुनाव से पहले होता है, बार बार होता है, और बार बार इसका उत्तर मिलता है। और उत्तर मिलने की क्या प्रक्रिया है, कहाँ से मशीन चली, आपने कभी, अभी हमने इसके 3-4 वो दिए हैं आंसर्स। एक तो हमारी वेबसाइट पे जाइए, 100 से प्लस इसके आंसर्स हैं। तो जो भी कोई प्रश्न पूछता है उसका इमीडिएट आंसर, जैसे आपने अभी मुझसे प्रश्न पूछे, तो इसका आंसर हम आपको तो यहाँ देंगे ही देंगे, साथ ही साथ अपनी FAQ में भी डाल दें, ताकि आपके साथ साथ बाकी लोग भी, पब्लिक एट लार्ज इसको समझ ले। तो 100 से प्लस क्वेश्चंस ऐसे हो चुके हैं ऑलरेडी, आप एक बार ध्यान से पढ़िए उनको। उसके बाद में उसके बारे में 4 बुक्स भी बनाई जा चुकी हैं कि 40 साल में इसका सफ़र कैसा रहा। उस सफ़र में जब से ये चली हैं, जब से किस तरीके से पार्टियां जीतती रही हैं और कैसे सत्ता में जो पार्टियां हैं वो बदलती रही हैं, और उसका एक चार्ट भी लगाया गया है, ताकि उसके अपने रिजल्ट्स की विश्वसनीयता पर आपको खुद प्रमाण देख के पता लग जाए। तो मतलब
मुझे प्रमाण देने की ना जरूरत पड़े, परिणाम ही जो है ना वो प्रमाण बन जाए। ये आप एक बार देखें जरा उस पे जाके साइट पे। उसके बाद में वहाँ करीब करीब 25-30 कोर्ट के ऑर्डर्स भी डाले गए हैं, जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, जिसमें पूरी की पूरी इतनी बड़ी बड़ी मोटी मोटी जो आपने बात कही उसके पिटिशंस थी, और उस पिटिशंस पे इतने ही बड़े बड़े हमारे भी जवाब थे। तो एक संस्था ने जो एस्टेब्लिश्ड प्रोसीजर है वो भी देख चुकी है। वो एक इतनी मोटी किताब हो गई है अब जो हमने नेट पे डाली है अभी, उसमें सारे हाई कोर्ट्स के और सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर हैं। उसको भी एक बार जरा आप देखेंगे तो आपके माध्यम से आपको भी मिलेगा एक चीज़, और क्वेश्चन भी ज़्यादा शार्प कर पाएंगे फिर मुझसे पढ़ने के बाद। ये तो एक परसेप्शनल क्वेश्चन है, लेकिन उसके बाद ज़्यादा अच्छे से पूछ पाएंगे अगर कोई और डाउट रह गया। ये जो निर्धारित प्रक्रिया है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसके अनुसार, और जो हमारा कन्विक्शन है उसके अनुसार जो एक निर्धारित प्रक्रिया है उसी हिसाब से हम कार्य करेंगे इसके बारे में। दैट्स ऑल। चंडीगढ़, देखिए इस साल पूरे विश्व में लगभग 70 देशों में चुनाव है। तो डिफरेंट ज्योग्राफीज से, डिफरेंट कंट्रीज से इलेक्शन प्रोसेस में किसी ना किसी प्रकार की डिस्टर्बेंस की सूचनाएं मिल रही हैं और मिलती रहती हैं। आप भी अवगत हैं सब आसपास से क्या सुनने को मिल रहा है। वहाँ उस क्रम में भी ईवीएम को देखना चाहिए कि उसका क्या एडवांटेज है। वो भी एग्जाम्पल्स हैं वर्ल्ड के। और अनफॉर्चुनेटली जो आपने जिक्र किया जिस जगह का, चंडीगढ़ का, वहाँ भी देखने में जो एक स्ट्रॉन्ग वायलेशन हुआ वो भी देखने में नजर आया। तो मुझे इस बात की तो कोई संतुष्टि नहीं है कि वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा नहीं किया गया था, क्योंकि चुनाव की प्रक्रिया में कहीं भी गड़बड़ी हो वो 100% अमान्य है और अमान्य होनी चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग का जितनी भी इंस्ट्रक्शंस कल दी गई हैं, अगर किसी भी पोलिंग पार्टी या पोलिंग एजेंट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एसपी या एनीबडी हु इज इन्वॉल्व्ड इन द इलेक्शन प्रोसेस, तो ना तो उसकी इतनी हिम्मत है कि वो इस तरह का कोई कार्य कर सके, और ना हमारी व्यवस्था ये करने के लिए अलाउ करती है। क्योंकि हर स्टेज पे कैंडिडेट वहाँ खड़े रहेंगे, उनके दस्तखत लेने होंगे, नॉमिनेशन करना है तो, विड्रॉल करना है तो, काउंटिंग के समय जाना है तो, मशीन का नंबर मिलाना है तो, इलेक्ट्रल रोल बनाना है तो, फॉर्म 6 भरवाना है तब, फॉर्म 7 की ऑब्जेक्शंस डालनी है तो, इलेक्ट्रल कॉपी लिस्ट की आपको देनी है। तो कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है जिसमें कि ट्रांसपेरेंसी ना हो। हम लोग इस पूरे कमीशन की व्यवस्था को इन 2 पिलर्स पे चला के चलते हैं, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोज डिस्क्लोज डिस्क्लोज। आज जो हुआ वो शाम को डिस्क्लोज करें। मैंने जितनी चीजें आपको बताई, नहीं तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज ने जो बात हमसे कही थी आपके माध्यम से उनको जवाब देना इज ए फॉर्म ऑफ ए डिस्क्लोजर। वी आर आंसरेबल एंड वी मेक इट एब्सोल्युटली क्लियर। अगर किसी भी पोलिंग पर्सनल ने, जो कि हमारे पोलिंग पर्सनल में लगा हुआ है, अगर इतना सा भी एक प्रोसेस से इधर से उधर किया तो आयोग बिल्कुल रूथलेसली उस पर कार्रवाई करेगा। आप देख चुके हैं पिछले इलेक्शंस में, 5-6 इलेक्शंस में भी आप देख चुके हैं। और ऐसा कोई जो जनरल इलेक्शंस हैं, जो कमीशन के द्वारा इलेक्शंस हैं, उन पे ऐसा नहीं हो सकता। और ये मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी कहीं भी जो हमारे अतिरिक्त हैं उनमें ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, और होना चाहिए तो बहुत स्ट्रिक्टली उनको डील किया जाना चाहिए। Thank you. Sir, एक सवाल ले लेते हैं। We have just 5 minutes for a second round of questions, but be brief. और 2-3 क्वेश्चन मत पूछिए। आप लास्ट रो में आपने बहुत क्वेश्चन पूछ लिया। आप पूछिए। सर एक मेरा सवाल, एक सवाल। किशोर दुबे दैनिक भास्कर से, लेट हिम आस्क। या अभी तक आयोग किन राज्यों का दौरा कर चुका है और कब इलेक्शन की घोषणा होने वाली? ठीक है, ओके, हु एल्स? सर एक मेरा सवाल ले सर, एक सवाल यहाँ से, एक मेरा पीछे से। सर, मेरा नाम इकबाल है, मैं अलवतन टाइम्स उर्दू डेली न्यूज़पेपर से हूँ। सर, इलेक्शन कमीशन का जो फोकस होता है सर, वो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए होता है मैक्सिमम। तो ये जो पोलिंग बूथ होता है सर, उसके डिस्टेंस की वजह से भी बैठ के पूछिए, ये परसेंटेज कम होता है। दूसरा ये सर, सेंसिटिव एरियाज में जो पोलिंग बूथ होते हैं वहाँ कुछ डाउन ट्रोडन पीपल्स नहीं जा पाते हैं, डर से नहीं जा पाते हैं। तो इसको कैसे इलेक्शन कमीशन सुनिश्चित करेगी कि उसका वोटिंग परसेंटेज बूथ की वजह से बढ़ जाए?
ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। हाँ सर, मेरा एक सवाल है कि राजनीतिक दलों ने कल एक आपत्ति आपको दी है कि बिना जानकारी के बहुत सारे वोटर का नाम काट लिया गया है और अभी तक बहुत सारे मतदाताओं का ईपिक नहीं पहुंचा है। ठीक, तो उसके लिए क्या कार्रवाई हो करेगी? दूसरा ये सर कि इस चुनाव में कितने दागी अधिकारियों को आपने हटाया है, अगर उसकी सूचना अभी मिल तो आए जाए हैं। तो जो पहले से दागी हैं, जो पहले से दागी हैं, उनका काम नहीं लिया जाएगा। थैंक यू, थैंक यू सर, प्लीज ले लीजिए, 2 और ले लीजिए, एक इधर से ले लीजिए। हेलो हेलो सर, एक सवाल और है सर। हाँ, एक पूछ सकते हैं सर सवाल? मैंने जवाब दे दिया इसका, फिर भी दे दूंगा। सर मेरा एक लास्ट सवाल सर, एक सवाल और है सर। सर मेरा एक सवाल सर बैठ कि आपने बोला सर कि रूरल एरिया में जो है सर, रजनीश बोल रहा हूँ सर, 66,000 न्यूज के 18 चैनल आसपास पटना बूथ से। हैं। मेरा सवाल ये है सर कि एक एक करके चुनाव में अभी जिस प्रकार से 2024 है और लोकसभा चुनाव है, इससे पहले भी राज्यों की जो खर्च की सीमा थी वो निर्धारित थी। हम जानना चाहते हैं कि इस बार सर्वाधिक जो खर्च की सीमा है किस राज्य की है और बिहार की सर्वाधिक खर्च की सीमा क्या होगी सर? लेट मी आंसर दिस क्वेश्चंस। पहला है दौरे और घोषणा। तो ये पहले हम आंध्रा, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद बिहार का दौरा हो चुका है हमारा, और अब कल से तमिलनाडु का दौरा शुरू है। तो एक के बाद एक दौरा शुरू है, फिर लास्ट में यूपी, वेस्ट बंगाल, जे.एंड.के, इन सब के बाद में असेसमेंट करने के बाद हम घोषणा करेंगे। और जब घोषणा करेंगे तो सबसे पहले आप ही को पता लगेगा और किसी को पता नहीं लगेगा। ये कोई भी कितनी कोशिश कर ले, प्रेस के अलावा फर्स्ट टाइम किसी को पता नहीं लगेगा। पोलिंग स्टेशंस का जो डिस्टेंस है उसके लिए मापदंड निर्धारित हैं, 2 किलोमीटर के अंदर पोलिंग स्टेशन होना है, लेकिन कहीं कहीं ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम्स की वजह से नहीं हो पाता है। जहां भी नहीं हो पाएगा वहां फेयरलेसली लोग वोट देने आ सकें, इसके लिए व्यवस्था करने की सबको इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं स्पष्ट। और खास तौर से जैसे दियारा एरिया है जहां थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है, लोग ना आए जाए, जाने की दिक्कत हो, वहां भी कोई रोके नहीं, कोई परेशानी ना हो, इसके लिए विशेष व्यवस्था इस बार के चुनाव में वहां की जाएगी। कुछ पोलिंग पार्टीज, पोलिंग स्टेशंस भी वहां सेटअप किए जा रहे हैं। दागी और नॉन दागी ना बोलें, लेकिन जो लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे इलेक्शन में या पहले नहीं निभाए हैं, उन पर समेकित रूप से असेसमेंट, आकलन करने के बाद में चुनाव आयोग जब भी घोषणा होगी उसके आसपास या उसके समय में निर्णय लेगा। जो डिलीशन है उसका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। पूरे राज्य में 16 एक डिलीशन का हिसाब किताब लिस्ट वो दी जा चुकी है। 16.7 लाख डिलीशन पूरे राज्य में हुए, जिसमें से मैंने आपको बताया था 6.3 लाख लोग वो हैं जिनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। तो उनको तो कुछ नहीं कर सकते आप। अगर कोई ऐसा है जिसकी मृत्यु नहीं हटा दिया है तो बता दीजिए, अभी भी बता दीजिए, अभी भी उसको वापस रोल में ले आएंगे अगर किसी वर्ष। बहुत अच्छी खुशी की बात होगी अगर वो ऐसा नहीं हुआ है। और 2.3 लाख लोग ऐसे हैं जो कि रिपीटेड है। तो एक आदमी को 2 जगह रहने नहीं देंगे हम लोग, ये बिल्कुल निर्धारित है। तो ये वही लोग हैं जो डीएससी पीएससी के माध्यम से हटाए गए हैं। और सिमिलरली